स्वागत है आपका इंडिया डेली 24/7 में। मैं हूं आपके साथ विवेक शांडिल्य। देश 80वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है और पूरे देश में इस वक्त आजादी का जश्न जारी है। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर 13वीं बार तिरंगा फहराने के लिए पहुंचे और देश को एक सूत्र में पिरोने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 13 साल के कार्यकाल के बारे में देश को अवगत कराया, साथ ही युवाओं को साथ लाने के लिए संवाद भी किया और साथ ही साथ नए दौर में नए अवसर के बारे में बातचीत की। इसके अलावा उन्होंने देश में कई ऐसे कार्यक्रमों का ऐलान किया जिससे देश के युवाओं की भागीदारी बढ़ाई जा सके। मसलन एआई स्किल ट्रेनिंग की बात की, खिलाड़ियों के लिए टैलेंट हंट की बात की, फॉर्च्यून 500 में देश के 50 कंपनियों को कैसे लाया जाए इसके बारे में उन्होंने मंत्र दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के लाल किले से राष्ट्रीय समारोह की अगुवाई करते नजर आए। इस साल का आयोजन इसलिए भी खास है क्योंकि राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के 150 साल पूरे होने का जश्न भी इसी मौके पर मनाया जा रहा है। पहली बार लाल किले के इस राष्ट्रीय कार्यक्रम में वंदे मातरम को औपचारिक रूप से गाया गया। समारोह में देश की युवा शक्ति की ऊर्जा और उम्मीदों पर खास ध्यान पीएम का रहा और यह भी दिखाया गया कि युवा पीढ़ी किस तरह भारत को साल 2047 तक विकसित भारत बनाने के सफर में योगदान दे रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से 13वीं बार राष्ट्रीय ध्वज फहराया, देश को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि लाल किले पर पहली बार वंदे मातरम गूंज रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, कोई भी राष्ट्र तब महान बनता है जब वो अपनी सिद्धियों को प्राप्त करता है, जब अपने संकल्पों और अपने सामर्थ्य के दम पर आगे बढ़ता है। हमें बड़े सपने और हमारी सोच को विस्तार देने की जरूरत है। हमारी सोच को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है और भारत की युवा आबादी को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। बातचीत करने के लिए इस पर मेहमानों का एक बड़ा पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है। ग्रुप कैप्टन डीके पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। ब्रिगेडियर शारदेंदु हमारे साथ जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट, बहुत स्वागत है आपका। सर्वेश पाठक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, बहुत स्वागत है आपका। आप सभी मेहमानों को सबसे पहले आज आज़ादी के जश्न की बहुत बहुत बधाई। 80वां स्वतंत्रता दिवस भारत मना रहा है। मेरा पहला जो रिएक्शन मैं चाहूँगा प्रधानमंत्री के इस बयान पर, चाहे वो युवाओं को लेकर हो, चाहे वो देश के सामर्थ्य को लेकर हो, ब्रिगेडियर शारदेंदु आपसे चाहूँगा कि आपका टेक क्या है प्रधानमंत्री के इस संबोधन पर। देखिए, पूरा हिंदुस्तान नहीं, पूरा विश्व इस संबोधन को सुनता है और जिस तरीके से कयास लगाए जा रहे थे कि युवा शक्ति का आह्वान जरूर होगा। हिंदुस्तान एक युवा देश है। जिस तरीके से 140 करोड़ की आबादी जिसमें युवाओं का वर्चस्व है, ये दिखाता है कि हम फ्यूचर पे फोकस कर रहे हैं। फ्यूचर हमारा 2047 जब हम विकसित भारत बनेंगे और ये तभी संभव होगा जब हमारी युवा पीढ़ी इसमें फुल्ली कंट्रीब्यूट करे, इस डेवलपमेंट में पूरी तरीके से सीमलेस तरीके से पार्टिसिपेट करे। और आज की जो टेक्नोलॉजी है, जिस खूबसूरती के साथ ये युवा उसको इम्बाइब करते हैं, उसको एक्शन में लाते हैं, चाहे वो एआई हो, रोबोटिक्स हो, क्वांटम कंप्यूटिंग हो, स्पेस टेक्नोलॉजी, सारी के सारी फील्ड में इनका वर्चस्व है। और जो एडॉप्शन है युवाओं का, इस पे कैपिटलाइज किया। तो मेरा मानना है कि जो आह्वान है ये सही दिशा में है। जिस तरीके से 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से ऊपर उठे हैं, जिस तरीके से हमारे तमाम नेशनल स्कीम ग्राउंड पे इफेक्टिवली काम कर रही है, उसमें युवाएं अगर जुड़ जाता है तो वो एक काबिल तारीफ होगा। फिर ये सपना हमें पूरी तरीके से साकार होता हुआ दिख रहा। और मेरा मानना है कि ये जो पीढ़ी है ये हिंदुस्तान का फ्यूचर डिसाइड करेगी। इसलिए इनका आह्वान, इसको साथ में लेके चलने की जो महत्व है उसको प्रधानमंत्री जी ने पहचाना और उसको लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इसका आह्वान किया। ये काबिल तारीफ है। और साथ में तमाम ऐसी चीज़ें जिसमें स्पोर्ट्स में किस तरीके से आप महारत हासिल करना है, किस तरीके से आपने कनेक्टिविटी पे जोर दिया, किस तरीके से आप ग्रीन एनर्जी की बात करते हैं, ये सारी की सारी चीज़ें देखिए अगर मिल के एक काम करेंगे तो हिंदुस्तान डेफिनेटली एक विकसित भारत बनेगा। हमारे पास देखिए टैलेंट की कमी नहीं है, एकजुटता होनी चाहिए, उसमें सामंजस्य स्थापित होना चाहिए। जब ये हम अचीव कर लेते हैं
तो डेफिनेटली भारत का सपना साकार होगा। और सबसे बड़ी बात जो आज के रेड फोर्ट में था वो वंदे मातरम गीत, ये देखिए आज़ादी इस गीत ने दिलाई है। ये एक ऐसा गीत है जो भारत को एक सूत्र में बांधता है, एक नेशनल फ्लैग, एक हमारा राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत। अगर ये सारों को हम सही स्पिरिट में ग्राउंड पे चरितार्थ करते हैं तो हम उसका जो है बड़े मैनीफोल्ड इसके रिजल्ट अचीव करते हैं। और समय आ गया है जब इन सारी चीजों को एकजुट करें और राष्ट्रभक्ति में जोड़ें। प्रधानमंत्री ने दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत की है, एक तो सिविल डिफेंस की बात की है और एक जो बात की है वो ये कि दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं, दुश्मन देश के अंदर भी है। तो मैं इस प्रोस्पेक्ट पे आऊं, लेकिन इससे पहले उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ इस वक्त संबोधित कर रहे हैं लोगों को, उनको सुन लेते हैं। रहना होगा और इसके लिए उन्होंने कहा कि देश के अंदर केवल 4 जातियां हैं। हम उसको फोकस करते हुए अगर कार्य करेंगे तो परिणाम और अच्छे आएंगे। ये 4 हैं, एक गरीब, एक युवा, एक महिला और एक अन्नदाता किसान की। पिछले 12 वर्ष में देश के अंदर इन चारों तबकों को ध्यान में रख करके शासन की योजनाएं बनी। उन योजनाओं को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए उस प्रकार का एक कार्य योजना को जमीनी धरातल पर उतारने के लिए सरकार की इच्छा शक्ति दिखाई दी और उसी का परिणाम था कि 25 करोड़ से अधिक लोग इस बहुआयामी गरीबी से उभरे हैं। उन्हें शासन की योजना से जोड़ने में मदद मिली है। डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम के माध्यम से उन्हें शासन के योजना का 100% लाभ उपलब्ध करवाने का कार्य हुआ है। युवा के लिए मिशन रोजगार से लेकर के आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अनुरूप भारत का युवा भी अपने आप को तैयार कर सके, इसके लिए नए नए प्लेटफॉर्म उपलब्ध करवाए गए हैं, संस्थान बनाए गए हैं, अच्छी स्वास्थ्य की सुविधा हो, इसके लिए मेडिकल कॉलेजेस और एम्स की नई श्रृंखला पूरे देश के अंदर खड़ी हुई है। आवागमन सहज और सरल हो, इसके लिए पूरे देश के अंदर अत्याधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास भी हुआ है। रेलवे की कनेक्टिविटी बढ़ी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए मेट्रो और रैपिड रेल जैसी सुविधाएं, अत्याधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हुई हैं। अमृत भारत, वंदे भारत और नमो भारत जैसी आधुनिक विश्व स्तरीय सुविधाओं से युक्त बेहतरीन पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा आज देश के अंदर आम नागरिक को उपलब्ध करवाने के प्रयास आगे बढ़े हैं। आज भारत हर एक क्षेत्र में नए प्रतिमानों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ा है और उन सबको इसलिए हम आगे बढ़ाने में सफल हुए हैं जब देश के पास यशस्वी नेतृत्व होता है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जिन्होंने जात पात से ऊपर उठकर देश के साथ आने की बात कही और देश को आगे बढ़ाने की बात कही। वापस चलते हैं अपने पैनलिस्ट के पास और चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस वक्त ग्रुप कैप्टन डीके पांडे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डीके पांडे सर, मेरा सवाल, सिविल डिफेंस की चर्चा पहली बार प्रधानमंत्री ने की है और एक और इशारा किया कि दुश्मन सिर्फ देश के बाहर नहीं,
देखिए, निश्चित रूप से नक्सलवाद और माओवाद हमारे लिए समस्या रहा है और उसको इस सरकार ने काफ़ी सही तरीके से हैंडल करने का प्रयास किया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कि उनको आर्थिक जो सपोर्ट चाहिए था वो दिया गया और उनको आगे आने के लिए अवसर प्रदान किए गए, न कि उनको सजा देने के लिए और उनको किसी प्रकार के लिए कोई क्रिमिनल बताने के लिए। अब महत्वपूर्ण ये है कि नागरिक सुरक्षा की जिसका जिक्र किया जा रहा है, प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में जिक्र किया, इसकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि जब भी कोई आपदा आती है, युद्ध स्तर में कोई काम होता है, तो जरूरत होती है आम नागरिक की जागरूकता हो, जागरूक रहें, ताकि जो उनसे डैमेज होने वाले हैं ऐसे अवसरों पर, या तो नेचुरल कैलेमिटीज हैं या वॉर कंडीशंस में, तो वो कम किया जाता है। भारत एक विकसित भारत है। आज जो है हमारे कल कारखाने और बाकी जो सिस्टम हमारे अगर कहीं रुकावट उनमें आती है तो पूर्ण रूप से ढांचागत जो हमारी वृद्धि है उसमें उसका प्रभाव पड़ेगा। तो इशारा किस तरफ है? इशारा ये है कि जो पूरा एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया जाएगा जिसमें कि डिजास्टर, प्री डिजास्टर, और ये डिजास्टर वर्ड में केवल आपदाओं से मत जोड़िए, कोई भी घटना होती है, कोई भी ऐसा अवसर आता है जहां पर कि आम नागरिक की आवश्यकता है, तो उनको संदेश देना, उनको बताना कि गलत क्या है और सही क्या है, और सही दिशा में रहें और वो ऐसा कोई काम न करें जो कि देश को हानि पहुंचाए। उस रास्ते के लिए जरूरत है कि ये जागरण हो और जागरूकता, बेसिकली मेरे आकलन के हिसाब से जागरूकता आम लोगों की कैसे हो, इसके लिए एक संगठन की आवश्यकता है जो कि दोनों समय, चाहे युद्ध स्थिति हो या शांति काल में, हम दोनों स्थिति में उनका इस तंत्र का लाभ उठा सकें। कमांडर डॉक्टर भूषण दीवान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। दीवान सर, आपका टेक क्या है इस पर? उसके बाद मैं सर्वेश्वर आपके पास आ रहा हूं। ग्रुप कैप्टन पांडे साहब ने जो कहा वो ठीक है, और मेरी समझ में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट और अर्जेंट और क्रिटिकल चीज है हमारे यहाँ स्लीपर सेल्स। हमारे यहाँ कश्मीर में आप देख रहे हैं OGW, ओवरग्राउंड वर्कर्स, आए दिन टेररिस्ट अटैक होते हैं। आप जानते हैं दिल्ली में ही रेड फोर्ट में डॉक्टरों ने अटैक किया। मतलब हम सब नागरिकों का दायित्व है कि हम सचेत रहें। उस मुहिम को आगे ले जाने के लिए सिविल डिफेंस पे जोर दिया जा रहा है। हर जगह आर्मी, हर जगह पुलिस नहीं पहुंच सकती। स्लीपर सेल्स की खुराफात लास्ट में मालूम पड़ती जब तक वो अंजाम दे देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इंटरनल सिक्योरिटी। ये उसका मतलब समझता हूं बहुत क्लियर कट है मोदी साहब के उद्बोधन से। जी, और जिस आंतरिक दुश्मन की बात की गई, जिसके खिलाफ प्रधानमंत्री एकजुट होने की अपील कर रहे हैं, भूषण जी। हाँ, मैं ये कह रहा हूं, स्वर्गीय जनरल CDS साहब, जनरल रावत कह गए 2.5 फ्रंट, पाकिस्तान, चीन, अब तो 3 फ्रंट हो गया है बांग्लादेश, और 4th फ्रंट 7,500 किलोमीटर का कोस्ट लाइन है। ये 4 नहीं, 4.5, और सबसे खतरनाक हाफ है। क्यों? ये दिखता नहीं है, ये जैसे आटे में नमक मिला हुआ है। तो इसको ढूंढने के लिए मेरा पड़ोसी क्या कर रहा है, मेरा भाई क्या कर रहा है, क्या खुराफात में लिप्त है, एकदम अमीर हो गया है, कैसे हो गया है, ये मेरी ड्यूटी है। और मैं डरता रहा या अपने आप में सीमित रहा कि मैं तरक्की करूं, बस देश आगे नहीं बढ़ सकता है। और जब साइबर वॉर होता है या जो भी अटैक होते हैं, कंट्री रुक जाती है। वॉर का पहला प्रिंसिपल ये है कि साधारण तौर पे चीज चलती रहे। अगर रुक गई, बैंक रुक गई, बोला उन्होंने, बैंक रुक गई, डैम रुक गए, ट्रेन रुक गए, तो कंट्री तबाह होने के कगार पे आ जाती है। तो ये सिविल डिफेंस का काम है। 360 डिग्रीज 24/7 अलर्टनेस। सिविल डिफेंस वाले घूम रहे हैं घरों घरों, हर पड़ोस में, हर शहर में, और आप टेक्नोलॉजी के साथ भी है। आपको पता है जो आकाश तीर सिस्टम लगाया सिंदूर में हमने, उसके हिसाब से कोई हमें पाकिस्तानी की मिसाइल्स थी तो चीन की दी हुई, कोई घुस नहीं पाई। तो ये डिफेंड करना मेजर सिटीज को, दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, ये भी इंटरनल सिक्योरिटी की बात है। सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट नहीं करेगा, पर ये बहुत बड़ी प्रायोरिटी है इस टाइम। ये इसके बारे में इशारा कर रहे हैं। युद्ध के बारे में उन्होंने कहा, सर्वेश्वर जी, की युद्ध का नेचर बदल चुका है, उस बारे में भी आए। लेकिन युवाओं को जिस तरह से साथ लाने की कोशिश प्रधानमंत्री ने की है, 13वीं बार वो तिरंगा फहरा रहे थे लाल किले से, 13 साल हो चुके हैं इस गवर्नमेंट को। एक जनरेशन जो सरकार को लग रहा है कि शायद उनको पहले का कुछ नहीं पता, वो सिर्फ अभी का देख रहे हैं। जो 5-6 साल के रहे होंगे वो अब वोटर्स बन चुके हैं। 13 साल में अगर 5-6 साल आप जोड़ देंगे तो 18-19 साल की एज बनती है और वो वोटर बन रहे हैं। वो अब देश का मुस्तकबिल तय कर सकते हैं। तो क्या वो कंसर्न है, एक लार्जर कंसर्न है?
देखिए, सबसे पहले आपको नमस्कार, सभी पैनलिस्टों को मेरा सल्यूट। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम एक युवा शक्ति के रूप में उभर रहे हैं और अगले 30-35 सालों में जो हमारी युवा शक्ति है वो हमारी बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है। इसीलिए इसको एड्रेस किया जा रहा है। और आपने सही कहा कि जो पहले 5-6 साल के थे वो अब एक वोट बैंक बन चुके हैं। वो वोट बैंक तो बन ही चुके हैं, वो एक निर्णायक स्थिति में हो गए हैं देश के भविष्य को आगे ले जाने के लिए। लेकिन उसमें एक रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अभी सर ने कहा कि जो हाफ फ्रंट है, यहाँ हाफ फ्रंट के जो दुश्मन है वो हर जगह विद्यमान है। इन युवाओं जनजी के कॉलेज में भी विद्यमान है कि वहाँ पे किस तरीके से इनको वो किया जा रहा है, इनका माइंड वॉश किया जा रहा है। वो जो हाफ फ्रंट है हमारे समाज में है, वो हाफ फ्रंट हमारे खाने पीने में मिलावट कर रहे हैं, इसकी भी हम घटनाएं देख रहे हैं। वो हाफ फ्रंट हमारे रेस्टोरेंट में है जो हमारे खाने देने में थूक के देते हैं। वो हाफ फ्रंट हमारे युवाओं के अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में है जो विचारधारा है वो हमारे इस युवाओं पे थोप रही है। आज का युवा ठीक है वो टेक्नोलॉजी को जानता है, लेकिन बहुत सारी टेक्नोलॉजी में ऐसी भ्रांतियां भी हैं, उस पर गलत चीज़ भी आती है, अच्छी भी चीज़ आती है। तो वो युवा का माइंड वो किस तरीके से वॉश करना है, ये जो हाफ फ्रंट है वो बड़े लेवल पे कर रहा है। यहाँ पे सचमुच आज जो पीएम का अगर आप भाषण देखेंगे जी, जो मेरा एक लार्जर कंसर्न भी है, शायद इस बारे में सरकार सोच रही होगी। सोशल मीडिया का इस्तेमाल जिस तरीके से किया जाता है किसी भी मूवमेंट में, किसी भी आंदोलन में, अभी अगर आप दिल्ली का आंदोलन देखें, मैं क्रिस्टल क्लियर कर देता हूँ, ब्लैक एंड वाइट बिल्कुल, कहीं मैं उसमें ग्रे एरिया नहीं छोड़ूंगा। और छोटा सा जवाब चाहूँगा आपसे, झारखंड सोशल मीडिया में भी यूज़ करता हूँ, झारखंड का आंदोलन। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।